Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Hope you all are fine. I am Mukhtar Ahmed, your science teacher from Noor School and College Mansehra. स्टूडेंट्स हमने यूनिट 2 को स्टार्ट किया था। उसमें हमने कुछ टॉपिक्स इसके डिस्कस किए थे और इसके साथ साथ आज हम कुछ डिजीज़ के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन सी डिजीज़ होती हैं ट्रांसपोर्ट सिस्टम की। लेकिन उससे पहले लिंकेज के लिए कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों का प्रीवियस नॉलेज चेक करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने पिछला लास्ट लेक्चर जो है कितना सुना है, ठीक है, कितनी समझ आई आपको। इससे मेरा पहला क्वेश्चन है आप लोगों से, व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ हार्ट। हार्ट जो हमारी बॉडी में एक आर्गन पाया जाता है, एक एज़ा है, एक उज़ है, इसका मेन फंक्शन क्या है? यस, ओके, योर आंसर शुड बी द मेन फंक्शन ऑफ हार्ट इज टू पंप द ब्लड अराउंड द बॉडी। हार्ट का एक ही फंक्शन है, और क्या है वो फंक्शन? वो ये है कि पंप करना ब्लड को पंप करके पूरी बॉडी में भेजना, ये फंक्शन है हार्ट का। ओके, माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द लार्जेस्ट आर्टरी इन ह्यूमन बॉडी। हमारी बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में सबसे लार्जेस्ट आर्टरी कौन सी है, सबसे बड़ी आर्टरी कौन सी है? यस, देख लेते हैं इसका आंसर। द लार्जेस्ट आर्टरी इन ह्यूमन बॉडी इज एओर्टा। जो हमने लास्ट लेक्चर में हमने कहा था कि हार्ट से एओर्टा के ज़रिए ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो फिर आगे मज़ीद आर्टरीज़ में जाते हैं और वहाँ से फिर वो पूरी बॉडी में जाते हैं। तो लार्जेस्ट आर्टरी हमारी बॉडी में कौन सी है? एओर्टा। और लार्जेस्ट वेन कौन सी होगी? वेना केवा। ओके, लार्जेस्ट वेन का नाम है वेना केवा। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। विच चैम्बर ऑफ हार्ट रिसीव्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम बॉडी? which chamber of heart receives deoxygenated blood from body? हार्ट का कौन सा चैम्बर होता है? हार्ट के चैम्बर्स कितने होते हैं? यस, 4 चैम्बर्स होते हैं। अब उन 4 चैम्बर्स में से 2 हमने कहा था एट्रियम्स होते हैं और 2 वेंट्रिकल्स होते हैं। अब क्वेश्चन ये है, विच चैम्बर ऑफ हार्ट रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम बॉडी, कि बॉडी से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा होता है उसको हार्ट का कौन सा चैम्बर रिसीव कर रहा होता है? चलिए देख लेते हैं इसका आंसर भी। राइट एट्रियम रिसीव्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड थ्रू द लार्जेस्ट वेन कॉल्ड वेना केवा। हमारी बॉडी में जो राइट एट्रियम होगा, एट्रियम अपर पार्ट ऑफ हार्ट होता है, और राइट साइड पे जो मौजूद होगा हार्ट के, उसको राइट एट्रियम कहते हैं। राइट एट्रियम हमारी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करता है, रिसीव करता है। कैसे रिसीव करता है? एक वेन आ रही होती है जिस वेन का नाम है वेना केवा, जो कि लार्जेस्ट वेन है जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है और हार्ट की तरफ आ रहा होता है ब्लड। ओके ओके, लेट्स गो टुवर्ड्स आवर टुडेज टॉपिक। टुडे टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज डिसऑर्डर ऑफ द ह्यूमन ट्रांसपोर्ट सिस्टम अफेक्टेड बाय डाइट। कि खुराक की वजह से, डाइट की वजह से जो हमारे ट्रांसपोर्ट सिस्टम में कुछ डिसऑर्डर्स आते हैं, कुछ बीमारियां आती हैं, उनको हम आज डिस्कस करेंगे। ओके, चलते हैं अपनी मेन एक्टिविटी की तरफ। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे डायबिटीज़ को। डायबिटीज़ जिसे हम अपनी लोकल लैंग्वेज में शुगर कहते हैं, कि शुगर के मर्ज को हम डायबिटीज़ कहते हैं। क्या है ये डिजीज़, इसमें क्या होता है, कैसे शुगर लेवल अप होता है, और फिर उस शुगर लेवल को कैसे हम डाउन कर सकते हैं, नॉर्मल कर सकते हैं, ये आज हम देखेंगे। इट इज़ ए डाइट अफेक्टेड डिसऑर्डर। ये भी क्या है? एक डाइट अफेक्टेड डिसऑर्डर है। ऐसा डिसऑर्डर जिसमें खुराक जो होती है वो डिजीज़ काज करवा रही होती है, उसकी वजह से डिसऑर्डर आ रहा होता है। डिसऑर्डर इन विच अमाउंट ऑफ शुगर लेवल इन द ब्लड ऑफ ए पर्सन बिकम टू हाई। क्या हो रहा है? अमाउंट ऑफ शुगर लेवल बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रही है। अब शुगर लेवल से क्या मुराद? चीनी ज्यादा हो रही है ब्लड के अंदर? नहीं, ब्लड के अंदर चीनी ज्यादा नहीं हो रही। यहां पे हमारे शुगर से मुराद हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स हैं। ओके, कार्बोहाइड्रेट्स में हमारे पास ग्लूकोज की हम बात करते हैं। ग्लूकोज को शुगर माना जाता है, शुगर कहते हैं। जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उनको भी हम शुगर कहते हैं। जब ग्लूकोज लेवल ब्लड के अंदर ज्यादा हो जाता है तब उस कंडीशन को हम नाम दे देते हैं डायबिटीज का। जब
शुगर लेवल या ग्लूकोज लेवल ब्लड के अंदर क्या हो, ज्यादा हो जाए, बहुत ज्यादा हो जाए, नॉर्मल से इंक्रीज कर जाए, तो इस कंडीशन को हम नाम देंगे डायबिटीज का। डायबिटीज की हमने बात कर ली कि इसमें शुगर लेवल क्या होता है, ब्लड के अंदर इंक्रीज हो रहा होता है। अब हम देखते हैं कि क्यों शुगर लेवल इंक्रीज होता है। ये ब्लड के अंदर शुगर लेवल इंक्रीज हो रहा है तो उसके पीछे मैकेनिज्म क्या है, इसको हम देखते हैं। व्हाट आर काजेस ऑफ डायबिटीज, कौन सी ऐसी रीजन है जिसकी वजह से डायबिटीज हो रही है। तो इसके काजेस में हम इंसुलिन की बात करेंगे। ठीक है, इंसुलिन क्या है? इंसुलिन इज ए हार्मोन विच इज प्रोड्यूस्ड बाय पेंक्रियाज। हमने डाइजेस्टिव सिस्टम को जब हम स्टडी कर रहे थे तब हमने डाइजेस्टिव ग्लैंड स्टडी किए थे। हमने 2 डाइजेस्टिव ग्लैंड स्टडी किए थे, एक को हमने लिवर का नाम दिया था, दूसरे को हमने पेंक्रियाज का नाम दिया था। पेंक्रियाज वहां पे तो पेंक्रियाटिक जूस सिक्रीट कर रहा था, लेकिन यहाँ पे पेंक्रियाज का जो दूसरा फंक्शन है वो ये है कि ये इंसुलिन सिक्रीट करता है। ठीक है, पेंक्रियाज एक ग्लैंड है जो क्या करता है, एक हार्मोन सिक्रीट करता है और उस हार्मोन का नाम है इंसुलिन। ठीक है, अब इंसुलिन क्या करती है, इट कंट्रोल द अमाउंट ऑफ शुगर इन द ब्लड। जो ब्लड होता है हमारा उसमें जो शुगर की अमाउंट होती है, जो शुगर लेवल होता है, इसको एक्चुअली इंसुलिन ही कंट्रोल कर रही होती है। कैसे कंट्रोल कर रही होती है? इंसुलिन कन्वर्ट्स एक्सेस ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन एंड देन ग्लाइकोजन स्टोर्ड इन लिवर। अब होता क्या है कि जैसे ही ग्लूकोज लेवल ब्लड के अंदर हाई होता है, शुगर लेवल हाई होता है, तो इंसुलिन सिक्रीट होती है पेंक्रियाज से, और वो इंसुलिन क्या करेगी, ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देती है ग्लाइकोजन के अंदर। ग्लाइकोजन भी एक ग्लूकोज की एक फॉर्म है, कार्बोहाइड्रेट्स की एक फॉर्म है, लेकिन ग्लूकोज हमारी बॉडी में स्टोर नहीं हो सकता। अब स्टोर करने के लिए इस ग्लूकोज को कन्वर्ट करना पड़ता है ग्लाइकोजन के अंदर, और फिर ग्लाइकोजन क्या होती है, हमारे लिवर में स्टोर हो जाती है। ओके, क्लियर है यहां तक? अब हम देखते हैं कि अगर इंसुलिन की डेफिशिएंसी हो तो क्या होगा, या हमारे पास जो काज है डायबिटीज की वो एक्चुअली डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन ही है। जब इंसुलिन की कमी आएगी तब डायबिटीज होगी। इफ द इंसुलिन produced is insufficient or does not work properly, the sugar level in the blood increase resulting in diabetes। अब होता क्या है, डायबिटीज क्यों हो रही है? इसलिए हो रही है, हमने पहले तो इंसुलिन का रोल देखा, अब हम देखते हैं कि डायबिटीज होती क्यों है इंसुलिन की वजह से। इसलिए होती है कि हमने कहा कि इंसुलिन की जब इनसुफिशिएंट अमाउंट होगी, जब इसकी प्रोडक्शन जो होगी वो कम होगी, या ये अपना काम प्रॉपरली नहीं कर सकेगी। इसका काम क्या है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करना। ओके, या तो इंसुलिन की मिकदार कम होगी, या वो अपना फंक्शन प्रॉपरली परफॉर्म नहीं कर सकेगी। उस वजह से क्या होगा, ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं होगा, ग्लूकोज ग्लूकोज ही रहेगा, और ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज हो जाएगा, शुगर लेवल इंक्रीज हो जाएगा। मैं बार बार शुगर और ग्लूकोज वर्ड यहां पे यूज कर रहा हूं, आपने कंफ्यूज नहीं होना। शुगर और ग्लूकोज दोनों एक चीजें, ओके, जिसकी वजह से अब जैसे ये इंक्रीज होगा, इंसुलिन अपना काम नहीं कर रही, इस शुगर को, इस ग्लूकोज को कन्वर्ट नहीं कर रही ग्लाइकोजन के अंदर, इसके रिजल्ट में क्या होता है, डायबिटीज होती है। ओके, अब हम देख लेते हैं कि ट्रीटमेंट्स क्या हैं, कैसे ट्रीट किया जाता है डायबिटीज को। व्हाट आर ट्रीटमेंट्स ऑफ डायबिटीज? ट्रीटमेंट्स देख लेते हैं। डायबिटीज पिल आर गिवन ओरली। पहली बात तो ये कि डायबिटीज पिल, डायबिटीज की, शुगर की कुछ टैबलेट्स मिलती हैं, पिल्स, गोलियां मिलती हैं, वो आपने ओरली मीन माउथ कैविटी के जरिए, माउथ के जरिए से, ये डाइजेस्टिव सिस्टम के जरिए से आपने लेनी होंगी, या इसके साथ साथ इंसुलिन इंजेक्शंस आर इंजेक्टेड। दूसरा तरीका यह है कि इंसुलिन जो है उसके इंजेक्शंस लगाए जाएं। जिस पर्सन में इंसुलिन की कमी है तो उसको फिर हम इंसुलिन के इंजेक्शंस भी लगाते हैं, जिसकी वजह से उसका शुगर लेवल ब्लड के अंदर कंट्रोल हो जाता है। ओके, नाउ वी आर स्टडीइंग another disorder, that is asthma. What is asthma? Asthma, it is a respiratory disease in which bronchioles in the lungs are blocked or narrowed, causing difficulty in breathing. Actually asthma को हम respiratory disease कहते हैं, लेकिन ये भी क्या होता है, इसमें भी हम ये कहते हैं कि जो हमारे पास जो ब्रोंकियोल्स होते हैं, क्या होते हैं ब्रोंकियोल्स? यस, पढ़ाया हुआ है आपको, बताएं क्या होते हैं ब्रोंकियोल्स?
ये जब हम कहते हैं कि ट्रेकिया जो होती है वो आगे ब्रोंकाई में डिवाइड होती है और ब्रोंकाई आगे फिर मजीद जाकर ब्रोंक्यूल्स में, जब लंग्स में एंटर होते हैं तो ब्रोंक्यूल्स बनते हैं। अच्छा, ये हमने पढ़ी हुई है ये चीजें। अब ये ब्रोंक्यूल्स जो होते हैं जो लंग्स में मौजूद होते हैं, या तो ये ब्लॉक हो जाते हैं या इनके जो वाल्स होती हैं वो नैरो हो जाती हैं। मीन्स कि जो इनका डायमीटर होता है, जो पाथ होता है वो नैरो हो जाता है। जैसे देखें, ये फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, कोई भी ब्रोंक्यूल है। अब या तो ये बिल्कुल ब्लॉक हो जाएगा या ये क्या होगा, इसका जो पाथ होगा, जो इसका डायमीटर होगा, जो इसमें रास्ता होगा वो कम हो जाएगा ऐसे। अब ये देखें, यहाँ पे पाथ ज्यादा है लेकिन यहाँ पे ये क्या हो गया है, पाथ कम हो गया है। इस कंडीशन में ऐसा होता है कि ब्रोंक्यूल्स जो होते हैं वो नैरो हो जाते हैं या ब्लॉक हो जाते हैं, जिसकी वजह से सांस लेने में, ब्रीथिंग में दुश्वारी आती है। नेक्स्ट, व्हाट आर काजेस ऑफ एस्थमा। अब हम ये देखते हैं कि एस्थमा होता क्यों है। एस्थमा may be due to genetic or environmental factors such as pollens, spores, cold and pollution। अब यहाँ पे एस्थमा को हमने दो फैक्टर्स में, एक हमने कहा जेनेटिक और दूसरा हमने कह दिया कि इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। दो तरह के फैक्टर्स हैं जो काज करते हैं एस्थमा को। जेनेटिक क्या है? जेनेटिक ऐसे जो हमारे जीन्स में मौजूद होते हैं, जो हमें हमारे पेरेंट्स से विरसे में मिले हैं, विरासत में मिले हैं, ऐसे फैक्टर्स। और इसके साथ साथ एनवायरमेंटल फैक्टर। एनवायरमेंटल फैक्टर्स मींस कि जो हमारे एनवायरनमेंट में, हमारे माहौल में कुछ ऐसी चीजें मौजूद हैं जो क्या करती हैं, एस्थमा काज करवाती हैं। लाइक पोलन्स, जो प्लांट्स होते हैं, पौधे होते हैं, उनके जो पोलन होते हैं, जो पोलिनेशन के जरिए के लिए जा रहे होते हैं हवा में, ये उड़ रहे होते हैं। इसी के साथ साथ स्पोर्स भी ऐसे ही होते हैं। प्लांट्स कुछ स्पोर्स सिक्रीट करते हैं, बनाते हैं कुछ प्लांट्स, और जो क्या करते हैं, जो विंड के जरिए डिस्पर्स हो रहे होते हैं, हवा के जरिए से वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहे होते हैं। अगर वो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में पोलन्स आ जाएं, स्पोर्स आ जाएं, तो उसकी वजह से भी क्या होता है, ब्रोंक्यूल्स ब्लॉक हो जाती हैं। इसके साथ साथ कोल्ड एंड पोल्यूशन। कोल्ड में हम कह सकते हैं कि जैसे सर्दियां होती हैं, सर्दी लगना, ये सर्दी किसी बंदे को क्या करती है, उस पे एस्थमा काज करवा देती है ज्यादा सर्दी, जिसकी वजह से उसके ब्रोंक्यूल्स क्या होते हैं, ये उनका डायमीटर नैरो हो जाते हैं। और इसके साथ साथ जो हमने फोर्थ फैक्टर देखा वो है पोल्यूशन। पोल्यूशन की वजह से भी क्या होता है, एस्थमा काज होता है, क्योंकि जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं, जो आलूदगी होती है, वो आकर ब्रोंक्यूल्स की वाल के साथ भी अटैच हो जाती है और इसकी वजह से ये पाथ नैरो हो जाते हैं और अल्टीमेटली ये ब्लॉक भी हो जाता है। चलिए, बात होगी उसकी काजेस पे। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट्स पे। जैसी काज होगी उस हिसाब से ट्रीट किया जाएगा। अब जाहिर सी बात है कि आप, जैसे हम कहते हैं कि वजह कोई और चीज़ है, फॉर एग्जाम्पल डिजीज की रीज़न कोई और है, किसी और वजह से बीमारी हो रही है, और हम किसी और चीज़ के लिए जो है उसकी ट्रीटमेंट कर रहे हैं। जो असल काज होती है डिजीज की, हमने उस काज को पहले जांचना होता है, फिर ट्रीट करना होता है उस काज के मुताबिक। ठीक है, अब काज तो हमें पता चल गई क्या है, पोलन्स हैं, पोल्यूशन है, कोल्ड है, स्पोर्स हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं ट्रीट कैसे किया जाए। व्हाट आर ट्रीटमेंट्स ऑफ एस्थमा। एस्थमा की ट्रीटमेंट्स क्या हैं? देयर इज नो प्रॉपर ट्रीटमेंट फॉर दिस डिजीज। एस्थमा के लिए कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं है, कोई इसके लिए प्रॉपर मेडिसिन ऐसी यूज नहीं की जाती। हाउएवर सिम्टम्स कैन बी प्रिवेंटेड बाय। अलबत्ता जो सिम्टम्स नजर आते हैं, जो इलामात जाहिर होती हैं, उनको देख कर क्या किया जाता है, उनके मुताबिक जो होता है वो सिम्टम्स से अपने आप को बचाया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अवॉइडिंग एलर्जेंस और इरिटेंट्स। एलर्जेंस कहते हैं एलर्जी काजिंग एजेंट्स को। ठीक है, किसे कहते हैं? एलर्जी काजिंग एजेंट। ऐसी चीजें जो एलर्जी काज कर रही हों। देखते हैं कि अक्सर ऐसा होता है कि ये बाहर के दिनों में जो हमारे पास ये सफेदे का जो ट्री होता है, इससे कुछ सफेद किस्म का बूरा सा निकल रहा होता है, वो भी क्या होता है, एलर्जी काज कर रहा होता है, एलर्जेंस होते हैं वो भी। ठीक है, अब दूसरी चीज इरिटेंट्स। इरिटेंट्स मीन जो भी हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को, हमारे लंग्स को तकलीफ दे रही होते हैं, जो भी केमिकल्स हों, जो भी मटेरियल्स हों, तो उनको इरिटेंट्स कहा जाता है। ठीक है, अब एलर्जेंस और इरिटेंट्स को अवॉइड करके, जैसे इस सीजन में मास्क पहन लिया जाए, तो इससे क्या होता है कि एस्थमा के चांसेस जो होते हैं वो कम हो जाते हैं। बाय यूजिंग मेडिसिन थ्रू इनहेलर्स, या दूसरी चीज ये कि इनहेलर्स के जरिए से मेडिसिन यूज की जाती हैं। इनहेलर क्या होता है? जिसकी मदद से हम स्प्रे कर रहे होते हैं और हमारे जो सांस होते हैं वो क्लियर हो रहा होता है। ठीक है,
ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने 2 डिसऑर्डर्स को डिस्कस किया। पहला था हमारे पास डायबिटीज और दूसरा था हमारे पास एस्थमा। नाउ आई विल सम अप माय टुडेज टॉपिक। So first of all, we have talked about the diabetes. What is diabetes? Diabetes is a disease in which amount of sugar level in the blood of a person becomes too high. Then we talk about the causes of diabetes. Then the major cause of diabetes is the deficiency of insulin hormone. जब क्या होगा, इंसुलिन हार्मोन की डेफिशिएंसी आएगी तो उससे डायबिटीज काज होगी. Okay, then we talk about the treatments of diabetes. So we said that diabetes pills and insulin injections are used to treat diabetes. Then we talk about the another disease, that is asthma. Asthma is a disease in which bronchioles are blocked or narrow. asthma में क्या होता है कि bronchioles जो लंग्स में मौजूद होते हैं, एयर पैसेजेस होती हैं, या तो ये ब्लॉक हो जाती हैं या इनका डायमीटर कम हो जाता है. एस्थमा काज बाय पोलन्स, स्पोर, कोल्ड एक्सेट्रा. देन वी टॉक अबाउट द ट्रीटमेंट ऑफ एस्थमा. एस्थमा कैन बी ट्रीटेड बाय अवॉइडिंग एलर्जेंस एंड यूजिंग मेडिसिन बाय इनहेलर्स. हम इनहेलर्स के जरिए से जो मेडिसिन यूज करते हैं, या हम जो एलर्जेंस हैं, जो एलर्जी काज करने वाले एजेंट हैं, हम उनसे अपने आप को बचा लें, तो इससे भी क्या होता है, एस्थमा को इस तरह से ट्रीट किया जाता है. ओके, अब आ जाते हैं होमवर्क की तरफ. तो आपने आज का जो होमवर्क आपको करना है वो है एक्सप्लेन द काजेस एंड ट्रीटमेंट्स ऑफ डायबिटीज एंड एस्थमा. सबसे पहले आपने बता देना है कि एस्थमा क्या होता है, डायबिटीज क्या होती है, फिर उसके बाद उनके काजेस और ट्रीटमेंट्स को आपने लिखना है. जैसे मैंने लेक्चर में यहाँ पे साथ साथ आपको दिखाया है, पढ़ा है, इस तरह से लिख लें, वेल एंड गुड. वरना बुक से आप लिखना चाहें तो आप बुक से भी लिख सकते हैं, ठीक है. और ये काम आपने असाइनमेंट पेजेस पे करना है. नीट कॉपी पे आपने सिर्फ और सिर्फ वो होमवर्क करना है जो आपको स्कूल से मिला हुआ है. ओके, ठीक है स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक. अल्लाह हाफिज.